हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सोनिका और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई पोम अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल बाय W.B. येट्स। येट्स की बहुत सी पोम्स हम कर चुके हैं, इस चैनल पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। आज की हमारी पोम है डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। इसमें सेल्फ और सोल के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया है। सेल्फ मीन्स आवर बॉडी एंड सोल मीन्स हमारी जो आत्मा है वो। इस पोम को लिखते समय W.B. येट्स पे 2-3 तरह की फ़िलोसॉफ़ीज़ का बहुत प्रभाव रहा है। जैसे एक तो प्लेटोनिक फ़िलोसॉफ़ी हो गई, एक हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे भागवत गीता में क्या कहा गया है, पुराण में क्या कहा गया है, कुछ एक चीज़ें हैं और कुछ बुद्धिज़्म का, इन 2-3 थियरीज़ का बहुत उन पे प्रभाव रहा है। तो देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो प्लेटोनिक जो थियरी है और प्लेटोनिक जो फ़िलोसॉफ़ी है उसके अकॉर्डिंग लाइफ में मीन्स इस धरती पे 3 प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला इज़ द मेटाफिजिकल वर्ल्ड मीन्स हमारी बॉडी एंड सेकंड इज़ द इंटेलेक्ट, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है एंड थर्ड इज़ द सोल। सोल को उन्होंने साइकी के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों में उसने डिवाइड किया है। दूसरा आता है हमारी, अगर हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें हमारे यहाँ माना जाता है कि रीइंकार्नेशन होता है। हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। तो कर्मास पे बेस्ड है हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है ना? तो जो रीइंकार्नेशन है मतलब पुनर्जन्म होना, इन सब में भी विश्वास रखता है और हम 2 ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट इज़ हमारी जो लाइफ़ है जिसमें हमारा जीवन है, मीन्स हमारी जो बॉडी है वो, और उस मरने के बाद सोल। और सोल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसकी फॉर्म नहीं है ना? तो जब ये बॉडी, ये हमारी जो सोल है इस बॉडी को छोड़ देगी तो वो कोई नई बॉडी में चली जाएगी, नया जन्म होगा और वही सोल फिर किसी और नई बॉडी में जाके एक नए जन्म के साथ वापस आती है। ओके, एंड थर्ड इज़ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग एनलाइटनमेंट मीन्स लाइफ में सफरिंग्स बहुत है लेकिन उन सफरिंग्स को हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है एनलाइटनमेंट के थ्रू, मीन्स आध्यात्मिक तरीके से उन चीज़ों को हटाया जा सकता है। तो ये 3-4 जो फ़िलोसॉफ़ीज़ है इनका प्रभाव W.B. येट्स पे बहुत रहा। आपको ये तो पता ही है, इंडिया से वो बहुत टच में थे। उन्होंने इंडिया के हमारे जो बहुत से स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के, उनको भी उन्होंने खूब पढ़ा था और उन चीज़ों का उन पे प्रभाव रहा। तो अब आता है अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। डायलॉग होता है दो लोगों के बीच का बात। डाई मीन्स डबल, है ना, 2। तो डायलॉग होता है 2 लोगों के बीच की बातचीत। मोनोलॉग होता है सिंगल जो इंसान है वो खुद से ही बातें कर रहा है, वो मोनोलॉग हो जाता है। डायलॉग होता है 2 लोगों के बीच में बातचीत। तो यह यहाँ पे डायलॉग किसके बीच में? सेल्फ मीन्स द बॉडी और सोल मीन्स हमारी आत्मा, है ना? तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। यहाँ पे सोल अपनी बात रख रहा है और सेल्फ अपनी बात रखेगा, मीन्स बॉडी अपनी बात रखेगा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, ये देखिए जो डायलॉग और सेल्फ और सोल है ना, इसमें 2 पोएम्स हैं। ठीक है, 2 पोएम्स है जिनमें से एक हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें 5 स्टेंजाज आर देयर। तो सोल क्या कहती है वो देखते हैं। आई समन टू द वाइंडिंग एंशियंट स्टेयर, सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप ascent, upon the broken crumbling battlement, upon the breathless starlit air, upon the star that marks the hidden pole, fix every wandering thought upon that quarter where all thought is done. Who can distinguish darkness from the soul? तो इसमें जो सोल है ना, ये स्टार्ट करती है अपनी बात को बाय स्टेटिंग द फैक्ट कि ये गाइड करती है। आई समन एक तरीके से ऑर्डर देना, एक तरीके से बोलना। सेल्फ जो है ना, सेल्फ को बोलती है, मीन्स जो बॉडी है ना उसको वो ऑर्डर करती है या उसको गाइड करती है कि वो बॉडी का डेस्टिनेशन क्या है उसको वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती है सोल, है ना? और उस जो वो जो कोशिश है ना उस बॉडी को उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का, वो जो बीच का जो रास्ता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत से टर्न्स है, बहुत से ट्विस्ट्स है उसमें। क्यों? क्योंकि देखिए बॉडी है, बॉडी का जो अंतिम पड़ाव है ना वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम, क्योंकि बॉडी क्या चाहती है? वर्ल्डली प्लेजर्स चाहती है, खूब धन कमाना चाहती है, खूब पैसा चाहती है, खूब ऐशो-आराम की ज़िंदगी चाहती है, जबकि हमारी सोल कुछ और चाहती है ना? तो सोल क्या करती है? सेल्फ जो है या हमारी जो बॉडी है उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। और वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत से टर्न्स और ट्विस्ट्स आने होते हैं।
यहाँ पे इस पोएम में सोल और जो सेल्फ है ना, वो अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब उनके काम क्या-क्या हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है द सोल सॉरी माय सोल, मतलब सोल अपनी बात रखना स्टार्ट करती है, उसके बाद में डायलॉग है बीच में, तो सेल्फ भी आएगा। तो पहले जो सोल है, वो क्या कहता है कि ये जो सोल है ना, यही गाइड करता है बॉडी को। आई समन मीन्स आई गाइड टू द वाइंडिंग एंशिएंट स्टेयर, मीन्स आई गाइड द बॉडी। जो बॉडी है ना, मैं उसको गाइड करता हूँ कि वो एक्शन लेवे, है ना, आगे के एक्शंस लेता रहे। कैसे लेगा? आई समन टू द वाइंडिंग एंशिएंट स्टेयर, सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप असेंट। आई समन मीन्स ये बॉडी को कहती है जाने के लिए कि यू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, टू द वाइंडिंग एंशिएंट स्टेयर। स्टेयर है, स्टेयर मीन्स जो लाइफ है ना हमारी, जिसका अंतिम पड़ाव स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए, निर्वाणा जो हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है निर्वाणा। तो जो बॉडी है ना, उसका अंतिम पड़ाव है स्पिरिचुअलिटी, और वो एक सीढ़ी की तरह है। हमारी जो लाइफ है ना, ये एक सीढ़ी की तरह है, और ये सीढ़ी बहुत एंशिएंट है, बहुत पुरानी है। लेकिन इसकी एक विशेषता और है, ये वाइंडिंग है, मतलब ज़िगज़ैग है। ये एकदम ऐसे ज़िगज़ैग मोशन में बनी हुई है। मतलब आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना इमेजेस में भी कि एक बिजनेसमैन है, वो एक घुमावदार सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। मतलब कैसे-कैसे उसने स्ट्रगल करते हुए वो एक-एक सीढ़ी पार करते हुए टॉप तक पहुँच जाता है। तो वो एक लाइफ जो है ना, ये एक वाइंडिंग, मतलब एक ज़िगज़ैग मोशन में है। सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप एसेंट। और ये जो सोल है ना, ये हमारे माइंड को सेट करती है कहाँ पे? स्टीप एसेंट। स्टीप क्या होता है? एकदम सीधी, और एसेंट होती है चढ़ाई। मतलब अगर सीढ़ी, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है? इस दीवार पे हमें जाना है, तो आप सीढ़ी को ऐसे ही तो रखेंगे, ठीक है? लेकिन ये सीढ़ी ऐसे रखी जाएगी तभी आप इस पे चढ़ पाओगे। लेकिन ये जो सीढ़ी है ना लाइफ वाली, ये असेंट है, मतलब स्टीप असेंट है। ये जो चढ़ाई है ना, इस पे आपको चढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये स्टीप है, एकदम सीधी है, और है कैसे? ऐसे घुमावदार। ऐसे है ये सीढ़ी, जिस पे आपको चलते जाना है, चलते जाना है, और ये टेढ़ी नहीं है जिस पे आप आसानी से चढ़ सकें। सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप असेंट। और मैं ही हूँ, सोल कहती है मैं ही हूँ, जो ह्यूमन माइंड है ना, बॉडी जो है, माइंड जो है उसका, उसको उस सीधी चढ़ाई पे, मीन्स जो सीधी चढ़ाई का मतलब यह है कि जो पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है? इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ टू हेवन, बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। और क्या है फिर आगे देखिए, अपॉन द ब्रोकन क्रम्बलिंग बैटलमेंट। और लाइफ है ना, वो एक जंग के मैदान जैसा है। बैटलमेंट क्या होता है? जहाँ पे जो परकोटा होता है, या जो चार दीवारी होती है, तो लाइफ की जो चार दीवारी है ना, इट इज़ क्रम्बलिंग, मतलब कमज़ोर है, ब्रोकन मतलब टूटी फूटी है। तो अब देखिए कितनी विशेषताएं हैं। लाइफ को स्टेयर बताया है इन्होंने कि एक सीढ़ी की तरह है, और जो कि एक वाइंडिंग मोशन में है, और स्टीप चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, टेढ़ी नहीं है, सीधी है चढ़ाई एकदम। और इसका जो चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है ना, जो बैटलमेंट है, वो ब्रोकन है, क्रम्बलिंग है। अगर आप गिरे भी ना, तो वो दीवार भी आपको नहीं बचा सकती। अपॉन द ब्रीथलेस स्टारलिट एयर। और जो एयर है ना, वो ब्रीथलेस है, मतलब आप सांस नहीं ले सकते, इतना मुश्किल है। स्टारलिट है, खूब सारी स्टार्स है उसमें, चारों तरफ चमक रहे हैं, लेकिन ब्रीथलेस है। मतलब बहुत उतार चढ़ाव है उस लाइफ में, बहुत से ट्विस्ट्स हैं, बहुत से टर्न्स हैं। अपॉन द स्टार दैट मेक्स द हिडन पोल। और मैं ही हूँ जो क्या करती हूँ, सोल कहती है कि मैं ही हूँ जो ह्यूमन माइंड को या बॉडी को उस स्टार पे उसके माइंड को फिक्स करती हूँ। दैट मार्क्स द हिडन पोल, जो कहाँ तक जाता है? एक हिडन पोल तक जाता है। हिडन पोल यहाँ पे क्या है? एटर्निटी, ठीक है? मतलब वहाँ तक जाना है आपको, और ये हिडन है। जो आपका स्पिरिचुअलिटी तक जाने का जो रास्ता है ना, ये हिडन है। मीन्स स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये हिडन है, आपको पता नहीं है ये कहाँ है, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलते जाना है। और मैं ही आपको इंस्पायर करती हूँ, मीन्स बॉडी को मैं ही इंस्पायर करती हूँ, मैं ही इस रास्ते पे उसको भेजती हूँ। फिक्स एवरी वॉन्डरिंग थॉट अपॉन दैट क्वार्टर वेयर ऑल थॉट इज डन। और मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ और देखिए, यहाँ हिडन पोल का मतलब है कि ये जो गोल है ना, जो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी तक का, ये वैग है, मतलब धुंधला है ये। और सोल आपको लेती जाती है, आपको ले जाती है उसकी तरफ, लेकिन आपको मीन्स बॉडी को नहीं पता होता है
कि रियल में सोल क्या चाह रहा है ना। लेकिन इन रियलिटी सोल हमें उस स्पिरिचुअलिटी तक ले जाने का एक रास्ता है, वो हमें उस वहाँ तक जाने का वो डिफ़िकल्ट रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो रास्ता वही सोल ही हमें दिखाती है। फिर आगे ये क्या करता है, फिक्स एवरी वॉन्डरिंग थॉट। हमारे जो वॉन्डरिंग है होता है भटकना, है ना। तो भटकते हुए जो हमारे थॉट्स हैं ना, जो विचार हैं, उन सबको फिक्स करना, मतलब एक जगह लाके इकट्ठा कर देने की हिम्मत किस में है, सोल में है। मतलब सोल ही क्या करती है, इट हैज़ द पावर ऑफ गेटिंग ऑल द थॉट्स टुगेदर, कि वो जितने भी थॉट्स हैं ना, हमारे थॉट्स, कौन से थॉट्स जो रीज़न के लिए भटकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है या कहा जाता है कि शाम के समय झाड़ू मत लगाइए, इस समय ये मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। तो उन हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। तो हमारा माइंड क्या करता है, उन रीज़न्स की को ढूँढने की तलाश में भटकते रहते हैं हमारे विचार। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा सीधा सवाल यही रहेगा, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो रीज़न की तलाश में रहता है हमारा जो माइंड है। तो जो सोल है ना, इट फिक्सेस एवरी वॉन्डरिंग थॉट, कि उस प्रत्येक उस थॉट को, उस विचार को एक एक क्वार्टर में एक जगह पे इकट्ठा करने की उसमें क्षमता है। वेयर ऑल थॉट इज़ डन, जहाँ पे सारी सोचें ही ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमारे सारे विचार ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे लाके रखने की हिम्मत है सोल में। मतलब सोल के पास हर बात का जवाब है। वो आपकी भटकते हुए सोचों को एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। हु कैन डिस्टिंग्विश डार्कनेस फ्रॉम द सोल, लेकिन डिस्टिंग्विश होता है भेद करना, पहचान करना, है ना। तो कौन है वो जो डिस्टिंग्विश कर सकता है डार्कनेस को सोल से। मतलब जो डार्कनेस है हमारी लाइफ की, जो डार्कनेस है या जो सोल है, जिसको हम समझ नहीं पाते कि असल में ये क्या चाहती है, तो हु कैन डिस्टिंग्विश दैट डार्कनेस फ्रॉम आवर सोल। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ सोल है ना, हमारी बॉडी को आगे बढ़ने पे मजबूर करती है, उस स्पिरिचुअलिटी तक के रास्ते पे ले जाने के लिए हमें मजबूर करती है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाता है हमारी ज़िंदगी में कि बॉडी को केवल वर्ल्डली प्लेजर से नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वहाँ हेवन तक जाने के लिए, वरना तो हमें नरक में जाना ही जाना है। क्योंकि हम जो बॉडी है वो दूसरों को कष्ट देने में बहुत अच्छा फील करती है, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसमें बहुत अच्छा फील करती है। लेकिन हमारी जो सोल है ना, वो हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि हमें जाके तो भगवान में ही मिलना है ना। जो भी गॉड है हमारे, उन्हीं में जाके मिलना है। तो उसके लिए हमें कुछ तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ परिश्रम हमें करना पड़ता है, कुछ हार्ड वर्क करनी पड़ती है, उस भगवान को याद करना पड़ता है। और वो जो पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। उसकी जो चढ़ाई है वो एकदम स्टीप है, सीधी चढ़ाई है, जहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, घुमावदार है। जो स्टेयर से उसको कंपेयर किया है हमारी लाइफ को। और जो परकोटा है, जो बैटलमेंट है, वो क्रम्बलिंग है, टूटा फूटा है, और ब्रीथलेस एयर है, और हिडन पोल है वहाँ पे। हिडन पोल का मतलब है कि हमें नहीं पता कि सोल हमें कहाँ ले जाना चाहती है, लेकिन वो हमें आगे बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। और हमारी सारी जितनी भी विचार हैं, हमारी जो सोच है, उन सबको एक जगह ला के फिक्स करने की क्षमता रखती है। फिक्स कैसे करता है कि भाई हमारा जो माइंड है रीज़न के लिए, आज का जो मनुष्य है ना 21वीं शताब्दी का, वो हर चीज़ में रीज़न ढूंढ रहा है। पहले हम ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, हालांकि वो सही थी अगर हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा रीज़न की तलाश में है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है, ये जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है तो क्यों काटती है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन्हीं चीज़ों में हम भटक के रह गए हैं। तो वो सारी सोचें हैं ना, उन सबको एक जगह ला के इकट्ठा करने का, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि स्पिरिचुअलिटी ही वो अंतिम पड़ाव है जहाँ से हमें भगवान का रास्ता मिल सकता है। तो उन सारी सोचों को एक जगह लाके इकट्ठा करने की क्षमता किसमें है, सोल में है, और ये ऐसा करती है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा, जिसमें माई सेल्फ मीन्स बॉडी बोलती है ना। बॉडी क्या कहती है, द कॉन्सिक्रेटेड ब्लेड अपॉन माई नीज इज सेटोज एंशियंट ब्लेड, still as it was, still razor keen, still like a looking glass, unspotted by the centuries. No, that flowering silken old embroidery torn from some court lady's dress, and round the wooden scabbard bound and wound, cane tattered still protect faded adorn. इस स्टेंजा में बॉडी क्या चाहती है, बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है, ये पोएट है वो अपनी लाइफ के एक इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में, एक रियल एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता है। द कॉन्सिक्रेटेड ब्लेड अपॉन माई नीज, कि उसकी नीज पे उसने एक ब्लेड है यहाँ पे सोड, है ना, सोड, स्वॉर्ड नहीं है ये, डब्ल्यू इज साइलेंट हियर, सोड। तो सोड है वो उसकी नीज पे पड़ी है, मतलब
एक सोड उन्होंने ले रखी है। कॉन्सेक्रेटेड होता है सेक्रेड या होली, जिसको पवित्र हम बोल सकते हैं। तो एक होली और एक पवित्र जो तलवार है वो उन्होंने ले रखी है। किसने? डब्ल्यू.बी. येट्स ने। इस साटोज़ एंशिएंट ब्लेड, ये जुन्जो साटो करके एक जापानीज़, ये जापानीज़ इनका फ्रेंड था, तो उन्होंने दिया था इनको। तो वो एक एंशिएंट मतलब बहुत पुरानी है, ये 500-600 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। ब्लेड, ब्लेड मीन्स जो सोर्ड है, वो सैटो ने उनको डब्ल्यू.बी. येट्स को दी थी और उन्होंने अभी अपने हाथ में ले रखी है, उनकी नीज़ पे रखी हुई है वो, स्टिल एज़ इट वाज़। और कहते हैं कि वो जो तलवार है ना, वो वैसी है जैसी ये उस दिन थी जब मुझे गिफ्ट की गई थी। मतलब जैसी थी वैसी की वैसी है। स्टिल रेज़र, रेज़र कीन, बहुत शार्प, मतलब रेज़र होता है ना एकदम शार्प, कीन होता है शार्प, तो रेज़र कीन मतलब वेरी शार्प, बहुत शार्प है ये, उतनी ही शार्प है जैसी ये मुझे जिस दिन गिफ्ट की गई थी। स्टिल लाइक अ लुकिंग ग्लास, और एकदम कैसी लग रही है? लुकिंग ग्लास, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। तो इतना अच्छा कांच की तरह एकदम चमक रही है, साफ़ सुथरी, अनस्पॉटेड, मतलब उस पे किसी तरह की कोई रस्ट नहीं लगी हुई, कोई जंग नहीं लगा उसे आज तक, इतने इतने सैकड़ों सालों बाद भी उस पे किसी तरह का कोई रस्ट नहीं है, कोई जंग नहीं है। बाय द सेंचुरीज़, बाय द सेंचुरीज़ मतलब ये इतनी पुरानी है और उन्होंने मुझे, मतलब बहुत पुरानी है ये उनकी, हम उसको कह सकते हैं कि ये उनका एक जो पुश्तैनी जो वो थी ये तलवार, जो उनको उनके दादा को, उनके परदादा ने, उनके परदादा को उनके दादा ने ऐसे दी थी, और फिर वो ऐसे करते-करते वो सैटो के पास आई, फिर सैटो से ये गिफ्ट के तौर पे डब्ल्यू.बी. येट्स के पास आई। तो मीन्स सेंचुरीज़ पुरानी है ये, और ये अनस्पॉटेड है, इस पे किसी तरह कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई रस्ट नहीं है, कोई जंग नहीं है। दैट फ्लावरिंग सिल्कन ओल्ड एम्ब्रॉयडरी। अब इन 4 लाइनों में तो इन्होंने तलवार की बात की कि वो आज भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही अच्छी पड़ी है, एकदम शार्प है। फिर देखिए क्या बात करता है, दैट फ्लावरिंग सिल्कन ओल्ड एम्ब्रॉयडरी, कि एक बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स का बना हुआ सिल्क का एक कपड़ा है, ओल्ड एम्ब्रॉयडरी जिस पे कारीगरी की गई है, टोन जो फट गया है थोड़ा सा, फ्रॉम सम कोर्ट लेडीज, सॉरी, टोन फ्रॉम सम कोर्ट लेडीज ड्रेस, जो कि कहाँ से लिया गया? एक कोर्ट लेडी होती है जो पायस एक लेडी होती है, एक अच्छी लेडी जो औरत है, उसकी ड्रेस से, वहाँ से उसको फाड़ के वहाँ से उसको लिया गया है ना। क्या लिया गया है? मीन्स उस तलवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक सिल्क का कपड़ा लिया गया है, कोर्ट लेडीज़ ड्रेस से, उसकी एक ड्रेस से लिया गया है। एंड राउंड द वुडन स्कैबर्ड, स्कैबर्ड क्या होता है? जो कवर होता है ना, जो म्यान होता है जिसमें तलवार को डाला जाता है, तो उसको कहते हैं स्कैबर्ड। तो राउंड द वुडन स्कैबर्ड, और वो जो स्कैबर्ड है, कवर है जो तलवार का, वो वुडन है मतलब लकड़ी का, तो उसके चारों तरफ उसको लपेटा गया। बाउंड मतलब बांधा गया है, लपेटा गया उस कपड़े को। एंड वाउंड, कई जगहों से वो फट गया है। कैन टैटर्ड मतलब ये कटा फटा है। स्टिल प्रोटेक्ट, हालांकि ये अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है उस तलवार को। फेडेड अडोन, और उसकी जो सजावट है, उसकी जो सुंदरता है, वो अभी फेड हो गई है, धुंधली हो गई है। तो इन 4 लाइनों में वो किसका ज़िक्र किया गया है? उस सिल्कन क्लोथ का, उस सिल्क के बने कपड़े का, जो उन्होंने कहीं कोर्ट लेडी की एक ड्रेस से लिया था, और वो उसका जो कवर है, तलवार है, उसके चारों तरफ बांधा गया था, जो कि टैटर्ड हो चुका है, मीन्स कट फट गया है, उसकी सजावट है वो धुंधली हो गई है, उसकी सुंदरता उतनी नहीं है, लेकिन स्टिल इट प्रोटेक्ट्स द सोड, हालांकि ये अभी भी उस जो सोड है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इन 4 लाइनों में सोड की बात हो गई, इन 4 लाइनों में उस कपड़े की बात हो गई, उस कवर की बात हो गई जो उस तलवार को ढके हुए। अब इसके थ्रू जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है? इसमें देखिए, ये जो सोड है इसको एक सोल की तरह माना है, और ये जो कपड़ा है इसको एक बॉडी की तरह माना है। तो मीन्स कहने का ये है कि जो सोल है ना, ये एक ही रहेगी, इसकी कभी डेथ नहीं होती, ये कभी नहीं मरती है। हालांकि हो सकता है कि ये जो सोड है ना, इसका ये कपड़ा मीन्स जो बॉडी है ना, वो सोल चेंज करती रहती है। तो हो सकता है कि ये जो कपड़ा फट जाएगा, तो हम इस पे पोएट है वो उस पे दूसरा कपड़ा चढ़ा लेगा। किस पे? सोड पे। तो सोड को कंपेयर किया है यहाँ पे सोल से, कि हो सकता है कि जब सोल है ना, ये इस बॉडी से थक जाएगी, ये जब बॉडी है थक चुकी होगी। इसमें देखिए जो जो सोड है इसको सोल से कंपैरिज़न किया गया है, और जो ये कपड़ा है ना, इसको बॉडी से कंपेयर किया गया है। जैसे कि सोड है, अगर ये हमेशा इतने सालों से सेम ही रहता आ रहा है, उसका कपड़ा भी अभी वही है, लेकिन अब फट चुका है, मीन्स ये कपड़ा है वो पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। अब हो सकता है कि थोड़ा और ये फट जाएगा, तो इस कपड़े को चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो सोड है वो सोल है, ठीक है? वो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। लेकिन जब इसका जो बॉडी है, जिसका ये यूज़ करता है,
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो वो अगर फट जाएगा तो उसको वो चेंज कर लेगा। तो ऐसा ही है सोल के साथ, सोल कभी नहीं मरता है। जैसे ही हमारी बॉडी है वो बूढ़ी हो जाएगी, टैटर्ड हो जाएगी, एकदम से ख़त्म हो जाएगी, उस दिन सोल क्या करेगी, इस बॉडी को छोड़ देगी, फिर अगले जन्म में किसी और बॉडी में चली जाएगी। ये जो लुकिंग ग्लास है ना, ये इसीलिए दिया गया है कि इसमें हम खुद को देख सकते हैं, ठीक है? हम खुद को पहचान सकते हैं, खुद की डिस्कवरी कर सकते हैं कि इंसान क्या है और वो क्या होना चाहता है, वो वॉर और लव में ही इतना क्यों फँसा हुआ है। तो एक सेल्फ डिस्कवरी की तरह है। और ये जो सिल्कन एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है ना, इस एम्ब्रॉयडरी जो है, इट रिप्रेजेंट्स आर्ट। जो वो वाली आर्ट जो कि जो पिछला जो एरा था, रोमांटिक एरा जो, वो जो लोग जिसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, तो उस आर्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में अगेन माई सोल, सोल क्या कहती है? वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन लॉन्ग पास्ट हिज प्राइम रिमेंबर थिंग्स दैट आर emblematical of love and war. Think of ancestral night that came, if but imagination scorned the earth, and intellect if it's wandering to this and that and the other thing, deliver from the crime of death and birth. कि वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, कि इमेजिनेशन हमारी जो कल्पना है, एक इंसान की जो कल्पना है, लॉन्ग लॉन्ग मीन्स चाह रखना, पास्ट इज प्राइम रिमेंबर थिंग्स, की प्राइम होती है इंपॉर्टेंट, जो मुख्य जो बातें हैं, जो उसकी प्राइम रिमेम्बरेंसेस है, यादें हैं, वो क्या है? दैट आर एम्ब्लेमेटिकल ऑफ लव और वॉर, जो केवल किससे जुड़ी हुई है? लव और वॉर से ही जुड़ी हुई है। देखिए ये जो पोम उन्होंने लिखी थी, उस टाइम कई सिविल वॉर चल रहे थे, है ना, और कई तरह के युद्ध हो रहे थे। तो वहाँ पे लव मीन्स द सेक्सुअलिटी, है ना, और वॉर मीन्स जो युद्ध हो रहे थे। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में ही जो इंसान है वो क्यों याद रखता है, यही वो दो चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है इंसान की इमेजिनेशन के लिए। तो उस टाइम युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, कई लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, और सेंशुअलिटी को भी दिखाया इसमें। थिंक ऑफ एंसेस्ट्रल नाइट दैट केन, अब इस लाइन को हम जोड़ेंगे इससे। थिंक ऑफ एंसेस्ट्रल नाइट दैट कैन डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, कि हम बॉडी को कहता है सोल कि जो ह्यूमन माइंड है ना, इसको सोचना चाहिए, इंसान को, बॉडी को सोचना चाहिए उस एंसेस्ट्रल नाइट के बारे में दैट कैन डिलीवर। अब एंसेस्ट्रल नाइट क्या है यहाँ पे? एक तो है स्पिरिचुअलिज्म का जो रास्ता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म तो बोलता है कि ये लव वॉर इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एंसेस्ट्रल जो नाइट है, इसको एटर्नल डार्कनेस भी बताया है। एटर्नल डार्कनेस का मतलब क्या है? कि ये जो वर्ल्ड है ना, हमारी जो दुनिया है, चारों तरफ इसके एटर्नल डार्कनेस है, एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है, ठीक है, और हमारी जो सोल है ना, इंडिविजुअल सोल, उसी डार्कनेस से इसकी पैदाइश है, ठीक है, इसी डार्कनेस से निकल के बाहर आई है हमारी सोल। और कहने का मतलब है कि सोल है ना, ये डार्कनेस का ही एक हिस्सा है, और जब एक डार्कनेस दूसरी डार्कनेस से मिल जाती है ना, तो क्या हो जाता है? हम लिबरेट हो जाते हैं, किससे? फ्रॉम द क्राइम या सर्कल डेथ ऑफ बर्थ, सर्कल ऑफ डेथ ऑफ बर्थ। तो इस जन्म और मृत्यु का जो एक क्रम है ना, इससे हम आज़ाद हो जाते हैं, इससे हम फ्री हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो हमें उस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को अपनाना चाहिए, या उस एटर्नल डार्कनेस की तरफ हमें जाना चाहिए, जो कि इस सोल का एक पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। If but imagination is scorn the death and intellect it's wandering to this and that and the other thing। और ये कब हासिल होगा? ये जो एटर्नल नाइट है, सॉरी एंसेस्ट्रल जो नाइट है, जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, जो एटर्नल डार्कनेस है, जो सोल का अंतिम पड़ाव है, वो हमें कब हासिल हो सकता है? यदि हमारी जो इमेजिनेशन है ना, इंसान की जो इमेजिनेशन है, इट स्कॉन्स द डेथ। स्कॉन मतलब होता है हेट, घृणा करना। ये जब घृणा करना लग जाएगी, हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो बॉडी है, ये घृणा करने लग जाएगी अर्थली प्लेजर्स को, मतलब इस धरती से, धरती का मतलब यहाँ पे अर्थली जो प्लेजर्स है ना, इनसे जब ये नफरत करने लग जाएगा, इनके लिए नफरत भर जाएगी इंसान के दिमाग में, बॉडी जब ये सोचने लग जाएगी कि ये अर्थ कुछ भी नहीं है, दीज अर्थली प्लेजर्स आर नथिंग, इनको हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा जो सोच है, वो क्या होगा? इट्स वंडरिंग, वो छोड़ देगा, वो स्कॉन करने लग जाएगा, वो घृणा करने लग जाएगा। किससे? वंडरिंग मतलब भटकाव से, टू दिस एंड दैट एंड द अदर थिंग, जो कभी इस चीज़ के बारे में सोचता है, कभी उस चीज़ के बारे में सोचता है, कभी किसी और चीज़ के बारे में सोचता है। ये जो भटकाव है ना इंटेलेक्ट का, हमारी सोच का, उस वो भी इन सब चीज़ों से भटकने से नफ़रत करने लग जाएगी। मीन्स हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, इन फालतू की चीज़ों से नफ़रत करने लग जाएगी। उस दिन हमें स्पिरिचुअलिटी रियल में प्राप्त होगी, हमें वो
वो एटर्नल डार्कनेस है ना, जहाँ हमें अंत में जाना ही जाना है, वो हमें मिल जाएगा। और ये जो क्राइम है ना, क्राइम मीन्स द सर्कल, जो डेथ और बर्थ का जो सर्कल है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो क्यों हम इन वॉर और लव के बारे में सोचें? क्यों ह्यूमन जो बॉडी है, जो इंसान है, वो हमेशा इन फालतू की चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती है। इन जब फालतू की चीज़ों के बारे में हम सोचना बंद कर देंगे, जब हमारे माइंड का भटकाव ख़त्म हो जाएगा, जब हम इन अर्ली प्लेजर से, ऐशो आराम से नफ़रत करने लग जाएंगे, उस दिन हमें रियल स्पिरिचुअलिज्म की प्राप्ति होगी। तो सोल ये कहती है बॉडी से। अब सेल्फ क्या कहता है वो देखते हैं। Fourth in stranger is myself. Montaigne, third of his family, fashioned 500 years ago about it live flowers from I know not what embroidery, hearts purple. And all these I set for emblems of the day against the tower, emblematical of the night, and claim is by a soldier's right, a charter to commit the crime once more. मोंटेस्क्यू, जो कि थर्ड ऑफ हिज फैमिली, जो कि थर्ड ऑफ फैमिली था, अपनी फैमिली में तीसरा इंसान था, फेशन्ड 500 ईयर्स अगो, 500 सालों पहले। किसकी बात हो रही है? ये जो सोड है ना, इसकी बात हो रही है। तो वो फैशन में लाए थे, ये कस्टम मेड थी सोड जो थी, तो मोंटेस्क्यू ने बनवाई थी, जो कि थर्ड ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली में तीसरा बंदा था वो। फेशन्ड 500 ईयर्स अगो, जिन्होंने ये सोड, जिनकी वजह से ये सोड जो थी वो फैशन में आई थी, कब? 500 सालों पहले। अबाउट इट लाइव फ्लावर्स, और इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स बने हुए हैं। फ्रॉम आई नो नोट, येट्स कहते हैं कि मुझे नहीं पता है व्हाट एम्ब्रॉयडरी की, किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये फ्लावर्स बने हुए हैं। हार्ट्स पर्पल, और वो पर्पल कलर के हैं, है ना, हार्ट्स की जैसे पर्पल कलर में है। एंड ऑल दीज आई सेट फॉर एम्बलम्स ऑफ द डे, कि ये जो एम्बलम्स ऑफ द डे, मतलब प्रकाश के जो प्रतीक हैं, इन सबको मैं रख रहा हूँ अगेंस्ट किसके? द टावर। टावर मीन्स ये द डार्कनेस, ठीक है, जो डार्कनेस है हमारी, जो ह्यूमन बींग्स की जो डार्कनेस है, उसके अगेंस्ट रख रहा हूँ, जो कि एम्ब्लेमेटिकल है ऑफ नाइट, जो एक नाइट का, डार्कनेस का प्रतीक है। तो कैसे रख रहा हूँ? वो कहता है कि ह्यूमन माइंड जो है ना, ये वॉर और ये जो लड़ाई झगड़े, इन सब का प्रतीक है। एक तरीके से डार्कनेस है उसके दिमाग में, दिल में छाई हुई, ह्यूमन बॉडी में, है ना। तो उसके अगेंस्ट में इनको एक प्रतीक के तौर पे रख रहा हूँ। एंड क्लेम, और ये जो तलवारें हैं, ये जो वॉर है, ये जो युद्ध जो लड़े जा रहे हैं, इसमें इंसान क्लेम क्या करता है? वो दावा करता है, इज बाय ए सोल्जर्स राइट, कि ये तो एक सोल्जर का राइट है। मतलब वो सोर्ड हाथ में लेके ये बताने की कोशिश करता है कि ये तो हमारा राइट है। राइट कैसे है? चार्टर टू कमिट द क्राइम वंस मोर। राइट है मीन्स कि हमें अगर लाइफ में सर्वाइव करना है तो वॉर तो होंगे, और उस वॉर में कोई कुछ ज़िंदा रहेंगे और कुछ मरेंगे, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हम लड़ें। और चार्टर, और एक तरीके की अथॉरिटी है हमारे पास टू कमिट द क्राइम वंस मोर, कि हम इस क्राइम को बार बार दोहराएं, हम फिर से सोड का यूज़ करते हुए, युद्धों का यूज़ करते हुए, युद्धों के नाम पे हम खूब कत्लेआम करें, हम एक दूसरे को मार भी सकते हैं और ज़िंदा भी रह सकते हैं। तो ये मीन्स हमारे पास है कि ये सोल्जर का राइट है। यहाँ एक इनहेरेंट मीनिंग जो इसका निकलता है वो ये है कि सेल्फ ये कहता है कि लगातार कॉन्टिन्यूटी रहेगी और रिपीटेशन रहेगा सोल्स के जो एक्शंस हैं ना, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मतलब वो सोल के जो भी काम है जो इस जन्म में अधूरे रह चुके हैं, वो दूसरी बॉडी का यूज़ करेगा, अपने जो क्लोथ्स वो चेंज करेगा, दूसरी बॉडी चेंज करेगा, और फिर वहाँ आके वो अपने जो काम, जो अनडन उसके जो वर्क्स है ना, वो उनको कंप्लीट करेगा ही करेगा। इट मीन्स कि जो भी डीड्स, जो भी काम जो रह चुके हैं इस जन्म में, या इस बॉडी के थ्रू जो काम रह चुके हैं करने सोल के, वो आज नहीं तो कल किसी और बॉडी की फॉर्म में आके अपने कपड़े चेंज करके, मीन्स अपनी बॉडी चेंज करके वो करेगा ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सोल्जर है ना, ये कहता है कि ये मेरा राइट है कि मैं क्राइम है वो ओवर एंड अगेन कभी ना कभी तो कमिट करूँगा ही। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये एज को दिखा रहा है, मतलब एक जो कपड़े हैं, जिस तरीके से हम क्लोथ्स चेंज करते रहते हैं, इसी तरीके से सोल है वो अपनी बॉडीज़ चेंज करती रहती है। इन द सेम वे ये जो सोड है, इसको जो एम्ब्रॉयडरी है, जो कपड़ा इस पे जो लपेटा गया था, क्योंकि इसके पहले वाला जो स्ट्रेंजर था उसने यही कहा था कि वो मीडियम चेंज कर सकता है, सोल जो है वो मीडियम चेंज कर सकता है, इस बॉडी के थ्रू नहीं तो जो काम बचा हुआ है वो अगली बॉडी में आके, मतलब अगले जन्म में दूसरी बॉडी में आके वो उस काम को करेगा। लास्ट स्ट्रेंजर है माई सोल। Such fullness in that quarter overflows and falls into the basin of the mind, that man is stricken deaf and dumb and blind. For intellect no longer knows is from the ought or nor from the known. That is to say, ascends to heaven, only the dead can be forgiven. But when I think of that, my tongue is a stone. तो इस स्टेंजा में सोल क्या कहती है? सोल कहती है सच फुलनेस इन दैट क्वार्टर। क्वार्टर क्या है?
पीछे भी आया था ये वर्ड। क्वार्टर का मीनिंग है जहाँ पे इंसानी जो सोच है ना, वॉन्डरिंग उसके थॉट्स है, वो सारे एक जगह आके इकट्ठा करने की हिम्मत रखता है सोल। तो वो क्या करता है, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। अब यहाँ पे क्वार्टर मीन्स द स्पिरिचुअलिज्म है ना, स्पिरिचुअलिटी। तो सारे थॉट्स, वॉन्डरिंग जो थॉट्स हैं इंसान के, वो सारे एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। सच फुलनेस, मतलब फुल हो जाते हैं इन दैट क्वार्टर। वो जो एक जगह है जहाँ पे सारे थॉट्स है, वॉन्डरिंग थॉट्स इंसान के आके इकट्ठे हो जाते हैं, फुलनेस इन दैट क्वार्टर। और जब वो एकदम से फुल हो जाते हैं उन विचारों से, ओवरफ्लो होने लगते हैं वो, एंड फॉल्स इनटू द बेसिन ऑफ द माइंड। और वो सारे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं। मीन्स जब वो इंसानी माइंड है ना, ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है, माइंड है, उसमें आके एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। एंड उस जगह पे, वहाँ पे जो सेल्फ है, जो बॉडी है ना इंसान का, उसको रियल पावर सोल का समझ आता है ना। और दैट मैन इज स्ट्रिकन डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड। और उस स्टेज पे जो इंसान है, ये स्ट्रिकन डेफ, वो क्या हो जाता है, एक ट्रांस वाले सिचुएशन में चला जाता है, डेफ हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, डम हो जाता है, गूंगा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। मीन्स उसकी जितनी भी सेंसेस है वो सारी काम करना बंद कर देती है। फॉर इंटेलेक्ट नो लॉन्गर नोज। और उसका जो इंटेलेक्ट है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। इज़ फ्रॉम ओट, और इज़ का ओट में डिफरेंस उसको समझ नहीं आता है। नोवर फ्रॉम नोन, ना ही इनमें वो डिस्टिंक्शन कर पाता है, भेद कर पाता है। दैट इज़ टू से असेंड्स टू हेवन, ओनली द डेड कैन बी फॉरगिवन, बट व्हेन आई थिंक ऑफ दैट माई टंग इज अ स्टोन। और वो जो ट्रांस लाइक सिचुएशन होती है उसमें इंसान का इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देता है। दैट इज़ टू से, यहाँ पे हम कह सकते हैं असेंड्स टू हेवन, की हमारी जो सोल है ना, इट असेंड्स मतलब चढ़ाई करती है हेवन की तरफ, क्योंकि बॉडी तो जा नहीं सकती। अब बॉडी जब एकदम डेड हो चुकी है, उसकी सारी सेंसेस खत्म हो चुकी है, उसका इंटेलेक्ट काम करना बंद कर गया है, तब क्या करती है हमारी जो सोल है ना, इज इट असेंड्स टू हेवन, ये हेवन की तरफ जाती है। ओनली द डेड कैन बी फॉरगिवन। क्यों? क्योंकि जो जो डेड लोग हैं ना, जो डेड बॉडीज़ हैं, है ना, तो इस समय तक हमारी जो बॉडी है वो डेड है, और डेड कैन बी फॉरगिवन। ओके, डेड होने के बाद ही हमें वहाँ पे माफ़ किया जा सकता है। मीन्स जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जो बॉडी अब डेड हो चुकी है, इट कैन बी फॉरगिवन। वहाँ पे उसको माफ़ किया जा सकता है। बट व्हेन आई थिंक ऑफ दैट माई टंग इज़ अ स्टोन, एंड वेरी थॉट ऑफ इट, कि जैसे ही मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ, माई टंग इज़ ए स्टोन, मेरी जो टंग है ना, इट इज़ डेड, स्टोन हो जाती है, मतलब बोल नहीं पाता हूँ मैं। आई लूज़ माई पावर ऑफ स्पीच, है ना। तो जैसे ही मैं ये इसके इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, सोल और सेल्फ के बारे में, मेरी जो पावर है, बोलने की क्षमता है, जो वो एकदम से मेरी टंग क्या हो जाती है कि स्टोन में बदल जाती है। मीन्स कुछ भी बोल नहीं पाती। तो ये सेल्फ और सोल के बीच में एक कॉन्वर्सेशन था, एक डायलॉग था। हालांकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पोम थी, लेकिन बहुत इजी बनाने की इसको मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, एंड आई सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन लिटरेचर फॉर यू। थैंक यू।